नाज़रीन, ये कहानी उस जासूस की है जिसने अपनी मातरे वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस कहानी में अनदेखी राहें भी है। इस कहानी में अनदेखे वो मकामात भी हैं जहां पे मौत अपने धाने खोले बैठी होती है और ये वतन का जावाज सिपाही किसी चीज से डरे बगैर अपने वतन की आंखें बनता है। इस कहानी में एडवेंचर भी है, इस कहानी में मोहब्बत भी है, इस कहानी में एहसास भी, और इस कहानी में वो चालाकी भी है जिससे दुश्मन को मात दी जा सकती है। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इस कहानी की पहली किस्त शुरू करता हूँ। सरे शाम ही हम सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप गांव के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उछलती कूदती मुझे उस सरहदी चौकी की तरफ ले जा रही थी जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। जासूसी तरबियत के सख्त तरीन मराहिल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने से मुतल्लिक बताए हुए तमाम असूल दोहरा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतजिर जीप में सवार हुए, वो खामोश हो गए। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इकदामात में पहला इकदाम यही था कि जहां तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखो। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज अच्छी तरह याद थे। अमली मैदान में बसा औकात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ पेश आते हैं और वही असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंची थी, जो सरहद से करीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया था, लेकिन इस आधे घंटे में ही सरहदी इलाके में फौज की नकलो हरकत ने मुझे मामले की संगीन नौइयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को हालत जंग में देखकर मेरे जज्बे को गोया महमीज लग गई थी। सूरज अभी मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था जब हम एक मर्तबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफर कर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा मेरे साथ एक और हस्ती भी शामिल हो गई थी। इससे मिलो, ये है दुल्ला, तुम्हारे गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक शरीरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ न कहा और दुल्ले को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिजनेस में काफी पुराना था और जानता था कि अपने साथी के मुतल्लिक कोई भी इतला जानना कानूनन जुर्म है और खुद इसका साथी अपने मुतल्लिक कभी सच नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। मैंने उससे हाथ भी ना मिलाया था, मबादा वो मेरी उंगलियां ही न गिन। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने मैं कम अज कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था। ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपने उस्ताद की मामूली बातों का एहतराम करता हो। अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। हर जासूस की तरबियत हासिल करने वाले को सबसे पहले गाइड से मुतल्लिक यही बात कही जाती थी। दुल्ला हमारे आगे आगे जा रहा था, मैं और इंस्ट्रक्टर साहब पीछे पीछे। मैंने भारतीय देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल मोने सिखो जैसा बना रखा था। मेरे इंस्ट्रक्टर के इस वक्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहा था, उसका अंदाजा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे इस इलाके की तफसीलात बताते रहे जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। सरहद अबूर करने के बाद आने वाले पहले गांव का नाम, पक्की सड़क कहाँ है, उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है, अमूमन BSF इंडियन बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी वाले किस इलाके पर ज्यादा नजर रखते हैं, महफूज रास्ता, रास्ते में आने वाले नदी नाले और उनका मोहल्ले वकू आबादी से मुतल्लिक मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिर की निशानदेही, थाने का अता पता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें मेरे जहन में इलाके से मुतल्लिक तमाम जुज़वियात नक्श होती जा रही थी। पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। गालबन इन लोगों को हमारी आमद से पहले ही बाखबर कर दिया गया था और अब एक इंस्ट्रक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतजिर था। इस सरहदी पोस्ट पर एक कच्चे मिट्टी से बने कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मर्तबा फिर मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले से रंग के नक्शे पर झुके हुए थे। मुझे अपना टारगेट सुर्ख पेंसिल से एक गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। जब एक हवालदार चाय लेकर वहां आया तो हम नक्शा समेट चुके थे। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था। चाय के साथ ही दुल्ला भी अंदर आ गया था। हम तीनों ने इकट्ठे ही चाय पी थी। इसी असना में पोस्ट पर मगरब की अजान हो गई और हम वहीं एक खाली किताए जमीन पर बनाई हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। क्योंकि रेंजर्स के लिए ये अमर बायस से सादत होता है, वो अपने जेरी निगरानी एक पाकिस्तानी मुजाहिद को सरहद अबूर करवा रहे हैं, इसलिए शायद मकामी पोस्ट के हवालदार साहब जो इनके इमाम थे ने खास तौर पर कुरान पाक की वो आयात तलावत की जिनमें अल्लाह के नेक बंदों की पहचान बताई गई है कि वो हर वक्त अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए कमर बस्ता रहते हैं। आयात की तिलावत और उनके जज्बाती और रकत अंगेज लहजे का उतार चढ़ाव क़यामत ढा गया और जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम मुक्तदियों की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे।
थोड़ी देर बाद हम रुखसत हो रहे थे। पोस्ट पर ही मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मुझसे बगलगीर हो गए, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से वापस चले जाना था। खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह निगहबान। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कुछ कहा था। जब वो दुल्ले से गले मिल रहे थे, उनका सिर्फ एक फिक्रा मुझे सुनाई दिया, दुल्ले मेरे शेर का ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मेरी तरफ दोबारा देखे बगैर वो वापसी के लिए घूम गए। मुझे मालूम था कि अब वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे। बहरहाल हम दोनों में एक जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी। हमने 6 महीने एक दूसरे के साथ बेहतरीन दोस्तों की तरह वक्त गुजारा था। वो मेरे उस्ताद से ज्यादा मेरे वालिद और उससे ज्यादा दोस्त थे। पकड़ से बाहर आते हुए हमें पकड़ पर मौजूद जवानों ने गन सल्यूट के साथ अलविदा किया। फिर बाकी सब तो वहीं रह गए। दुल्ला और 2 मुसल्ला जवान आगे आगे चल दिए और मैं इनके पीछे पीछे। मेरे कंधों से एक कपड़े का थैला लटका हुआ था। अब मैं मुकम्मल भारतीय देहाती नजर आ रहा था। सरहदी लकीर पर एक मखसूस मकाम पर पहुंचकर दोनों मुहाफिज रुक गए। उन्होंने तेजी से पोजीशन ले ली थी। इस वक्त मुकम्मल रेंजर्स नजर आ रहे थे, मुस्तैद और चाकू चौबंद, लम्हा भलम्हा तैयार। दोनों ने एक मर्तबा फिर मुझे गन सल्यूट दिया और वहीं जमीन पर बैठ गए। मैंने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और दुल्ले की महित में सरजमीन पाक से सरजमीन हिंदू पर पहला कदम रखा। हम दोनों एक दूसरे से 5 गज के फासले पर चल रहे थे। मेरे मुंह में च्युइंगम थी जिसे मैं मुसलसल चबा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था या खुदा की जात। इस वक्त तक तो मैं वही कुछ करता आ रहा था जो हमें सिखाया जाता है, लेकिन अब वक्त इससे बढ़कर कुछ और करने का आ गया था। मुझे अपने मुतल्लक हमेशा से ये खुशफहमी थी कि मैं पत्थर के आसाब रखता हूँ, लेकिन भारतीय इलाके में पहला कदम रखते ही मेरे जिस्म में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। मुझे बताया गया था कि पहली मर्तबा सरहद पार करते हुए एक जासूस को इस कैफियत से भी 2-4 होना पड़ता है, लेकिन वो वक्ती चीज थी। ऐसे ही था जैसे कोई लम्हा आए और गुजर जाए। अब मैं समझ चुका था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया था। किसी अनजानी ताकत ने मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ा दी थी। मुझे अपने अजीम मिशन के सामने खौफ, डर, घबराहट सब हीच नजर आने लगा था। एक जज्बा था जिसने बहुत सारे जज्बों का गला घूंट कर अपनी हकीकत मनवा ली थी। मैं मुसलमान हूँ और हिंदू को तबाह करने जा रहा हूँ। उस हिंदू को जो मेरी माओ बहनों, मेरे मुल्क, मेरी कौम को लूट लेना चाहता था, मार डालना चाहता था। मैं बका की जंग लड़ने जा रहा था, एक घटिया दुश्मन के खिलाफ। दुल्ला बड़े इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे आगे चल रहा था। 2-3 मिनट तक मुसलसल चलने के बाद वो पलट कर देख लेता, क्योंकि उसका लड़कपन और जवानी इन्हीं रास्तों को फलांगते गुजरी थी। लेकिन मेरा बहरहाल ये पहला तजुर्बा था और मुझे हर कदम फूंक फूंक कर एहतियात के साथ उठाना पड़ता। रात के सन्नाटे में पैरों की हल्की सी चाप भी फिजा में धमाके की तरह गूंजती है और फिर शीशे की एक गोली और छुट्टी। क्योंकि ऐसे हालात जो इन दिनों सरहदों के दोनों तरफ रुनमा हो रहे थे, इन हालात में कोई भी सरहदी मुहाफिज हाल्ट पुकारने की मोहलत देने को तैयार नहीं होता था। शायद यही वजह थी कि मुझ में और दुल्ले में फासला बढ़ जाता था। करीबन 1 घंटा तक हम दोनों इसी तरह खामोशी से चलते रहे। फिर वो एक खेत के करीब रुक गया। हाथ के इशारे से उसने मुझे वहीं बैठने को कहा और खुद सुन लेने के लिए आगे चला गया। अब हम किसी हद तक महफूज इलाके में आ गए थे, लेकिन सबसे खतरनाक मरहला अब आने वाला था। हमें एक नहर को अबूर करना था जिस पर अक्सर इंडियन सिक्योरिटी वाले नाका लगाया करते थे। मैं खेत के किनारे पर कमाद की फसल में छुप कर बैठ गया। शायद दुल्ला पहले ये इत्मीनान करने गया था कि झोपड़ी खाली है या इसमें कोई मौजूद है। कोई 3-4 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई। हम दोनों करीब ही एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में आ गए थे। ऐसी झोपड़ियां अमूमन किसान अपने खेतों के करीब बना लिया करते हैं। झोपड़ी में बैठकर हमने वहां मौजूद एक घड़े में से पानी पिया। मैं नंगे पांव चलते हुए आया था, जबकि दुल्ले ने फ्लैट बूट पहन रखे थे। उसे रबड़ के जूतों के साथ चलने का खासा तजुर्बा था, लेकिन मैंने 2-3 फरलांग चलने के बाद ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं ऊंचे नीचे और हमवार रास्तों पर जूतों के साथ अच्छी तरह नहीं चल सकता। इस इलाके में एक खास किस्म के छोटे छोटे कांटों वाली झाड़ियां जा बजा खेतों में और खास तौर से खेतों के किनारों पर लगी हुई हैं। चूंकि मुझे अभी इनका खास अंदाजा नहीं था, इसलिए मेरे पाँव में बेशुमार कांटे चुभ गए थे और अब हल्की हल्की जलन भी होने लगी थी। मैंने ठंडे पानी से पाँव धोए तो खासा सुकून महसूस होने लगा। यहीं ठहरो, मैं जरा जायजा ले आऊं, दुल्ले ने सरगोशी में कहा और मुझे कुछ हदायतें देकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं अपना लाहिया अमल तय करने लगा था। हम लोग राजस्थान के एक इलाके गंगानगर से सरहद बूर कर रहे थे। गंगानगर पहला सरहदी शहर था जो मेरे टारगेट के रास्ते में आता था। दुल्ले ने मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले जाना था, जबकि बाद में अपने टारगेट तक मुझे अकेले ही सफर करना था। एक मर्तबा फिर दिल ही दिल में मैंने अपने टारगेट के मुतल्लिक इतलात और सफर के मुतल्लिक जरूरी एहतियातें दोहराई और वहीं झोपड़ी में
कपड़ा बिछाकर खुशू खजू के साथ अल्लाह ताला के हजूर कामयाबी की दुआ मांगी। मैं अब बिल्कुल पुरसकून था, मुतमिन और आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार। चंद ही मिनट बाद दुल्ला आ गया। चलो जी, उसने तेज सरगोशी की और हम चल दिए। मैंने अपने पास मौजूद इंडियन करेंसी नोट प्लास्टिक के थैलों में पैक करके अपने कपड़ों में मुख्तलिफ जगह छुपा रखे थे। चलते चलते हम नहर के किनारे पहुंचे, वहां अपने कपड़े उतारे और इन्हें प्लास्टिक के थैलों में अच्छी तरह पैक करके एक डोरी के साथ अपने अपने जिस्म से बांध लिया। अब हम दोनों सिर्फ अंडरवियर और बुनियान के साथ नहर अबूर कर रहे थे। नहर अबूर करना पुल इस रात अबूर करने से मुश्किल दिखाई दे रहा था। रात को पानी में पैदा होने वाली मामूली सी आवाज भी धमाका पैदा कर देती है और दूसरे हिले में शीशे की गोली हमारा मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि नहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अमूमन इंडियन सिक्योरिटी वाले शिकार के मुंतजिर रहते हैं। हम दोनों ने करीबन मुर्दा तैराकी यानी सीधे लेटकर तैरते हुए नहर अबूर की थी। अब एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। ये नहर किनारों से पक्की थी और किनारे भी खासे ऊंचे थे। जहाँ कहीं किनारा नीचा होता वहाँ से नहर में दाखिले का रास्ता बंद होता। वहाँ सयाद जाल लगाए बैठा था। करीबन 4 मरतबा हमने मुख्तलिफ जगह से नहर अबूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। खुदा खुदा करके एक जगह नहर के किनारे बड़ी बड़ी जंगली घास के सरकंडे झुके दिखाई दिए। मुझसे पहले दुल्ले ने उन्हें पकड़कर जिस्म को जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसकी जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थी। एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने अपना थैला खोला और अपनी पगड़ी को नीचे लटका दिया, जिसकी मदद से मैं भी बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे इल्म हुआ कि उसने क्यों पहल की थी। तेज और नुकीली घास ने उसके हाथ लहूलुहान कर दिए थे। उसे इल्म था कि मैंने अभी मुल्क के लिए बहुत से काम करना है। शायद इसीलिए उसने मुझे तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे पहली मर्तबा उसकी अजमत का एहसास हुआ। पगड़ी का पल्लू पानी में भिगोकर मैंने उसके हाथ अच्छी तरह साफ किए और एक हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी, जिसने खून का बहाव खत्म कर दिया। वो पट्टी दुल्ले ने थोड़ी देर के बाद ही उतार दी। ख्वामख्वाह किसी का मेरी तरफ मुतवज्जा होना ठीक नहीं। उसने मेरी बात का मुख्तसर सा जवाब दिया। हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। फसलें अपने जोबन पर थीं। कहीं कहीं से सब्जा रौंदा हुआ दिखाई देता था। ये वो जगह थी जहाँ से इंडियन कानवाए गुजरते थे और अपनी लाई हुई तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ जाते थे। खेतों के बीचों बीच चलते चलते बिलाकर हम उस सड़क के आखिरी कोने तक जा पहुँचे जहाँ से हमें गंगानगर शहर में दाखिल होना था। शहर में दाखिले के लिए भी एक बड़ी नहर बनी हुई है और दाखिले के लिए जहाँ भी नहर पुल बना हुआ था वहाँ पर एक मिलिट्री पोस्ट भी मौजूद थी। ये सर्द जंग का दौर था। मशरकी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलतकारों की सरगर्मियां अपने अरूज पर थीं। आए रोज कोई न कोई खबर सुनने को मिल जाती थी और अब भारतीय जंगी जुनून मगरबी सरहदों का रुख कर रहा था। रास्ते में जहाँ जहाँ से हम गुजरे हर तरफ आर्मी कन्वाए आते जाते दिखाई दिए। ये अलग बात है कि हम उनसे दामन बचाकर अपना सफर करते रहे, लेकिन अपने काम की कोई बात मैंने नजरअंदाज नहीं की थी। मेरी बेचैन नजरों से कुछ न बच सका। उस जगह का नाम 3 पुली था जहाँ से हम शहर में दाखिल हो रहे थे। यहाँ से 3 रास्ते उस मकाम पर आकर मिलते हैं जो मुख्तलिफ देहातों से इस तरफ आते हैं। 3 पुली से थोड़ा पीछे ही हमें एक साइकिल रिक्शा नजर आ गया। वो शख्स किसी का दूध लेकर शहर की तरफ जा रहा था। दुल्ले ने मौका गनीमत जाना और उसे ठहरने का इशारा कर दिया। हमारा हुलिया चूंकि बिल्कुल देहातियों जैसा था, इसलिए हमारी हालत पर कोई शक न कर सकता था। लेकिन अब एक और मुश्किल आड़े आ रही थी। यहाँ की मखसूस जुबान पर मुझे अबूर हासिल नहीं था। दुल्ले की अलबत्ता और बात थी। तुम फिलहाल अपने आप को गूंगा ही समझो। उसने रक्षा साइकिल की तरफ बढ़ते हुए सरगोशी की। मैंने जवाब में गर्दन हिला दी। अब हम दोनों रिक्शा साइकिल में बैठ चुके थे। भारतीय देहातियों में बहुत से दीगर गैर कानूनी और गैर इखलाकी कामों के अलावा एक काम कुछ ज्यादा ही होता है और वो है शराब बनाना। हर देहात में गैर कानूनी तौर पर शराब निकाली जाती है जो शहरों में सस्ते दामों फरोख्त होती है, क्योंकि हुकूमत के मंजूर शुदा ठेकों से उनके रेट खासे कम होते हैं। इसलिए छोटा तबका अमूमन इस कार्य खैर को तरजीह देता है। भारत का हर दूसरा शहरी शराब का रसिया है। नशाबाजी का रुझान इतना आम है कि सड़क के किनारे जैसे हमारे यहाँ चाय के स्टॉल बने होते हैं, इसी तरह वहाँ शराब के ठेके बने होते हैं, जहाँ सरकारी तौर पर जारी शुदा शराब फरोख्त होती है और एक मखसूस हाथे के अंदर बैठकर शराब नोशी करने की कोई ममानत नहीं है। पंजाबी देहाती मुआशरे में ऐसे गैर कानूनी धंधे करने वालों की मदद करना बायसे फख्र समझा जाता है। दुल्ले ने शायद उसी पसे मंजर में प्लान बनाया था। 2-3 मिनट तक गुफ्तगू करने के बाद ही वो रिक्शा वाले को अपने ढब पर ले आया था। एक करीबी गांव से उसने अपना रिश्ता जोड़ते हुए वहां के 5-6 मोतबर किस्म के बदमाशों का हवाला देकर उस पर अच्छा खासा रोब डाल दिया था। महाराज जी, हम तो दास हैं आपके,
जितना माल भी हो शहर पहुंच जाएगा। अमूमन साइकिल रिक्शा को ही इस गैर कानूनी शराब की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। दुल्ले ने उसे यही लालच दिया था कि वो उसके जरिए काम करवाएगा। 3 पुली पर हम भी पहले से लगी कतार में खड़े हो गए। साइकिल रिक्शा ने हमें दूध का मालिक बताया था और वहाँ मौजूद गोरखा फौजियों ने सिवाय दुल्ले के नाम और गांव के नाम के और कुछ नहीं पूछा था। ये मरहला भी बखैर आफियत तय होने में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब हम लोग गंगानगर शहर में दाखिल हो रहे थे। भारतीय शहरी जिंदगी का पहला नमूना ही इतना कराहत अंगेज था कि मैंने पाकिस्तान बनने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। भारतीय मखलूत मुआशरा बड़ी तेजी के साथ पिस्ती की मंजिलें तय कर रहा था। आम देहात जो कभी इज्जत और गैरत का सिंबल होते थे, वहाँ बेहयाई पूरी तरह रवाज पा चुकी है। औरत और मर्द के गैर इखलाकी ताल्लुकात और उसके बदतरीन नताइज अपने अरूज पर हैं। शहरों में भी जगह जगह ऐसे ही मनाजर देखने को मिलते थे। यूं लगता था जैसे मुसलमानों के जाते ही हिंदू सिख मुआशरा अपनी असलियत पर आ गया है। जब एक सरहदी और मामूली शहर का ये हाल है तो आगे बड़े शहरों का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा मुझे बखूबी हो चुका था। रिक्शा वाले ने हमें शहर के ऐन दरमियान लारी अड्डा के नजदीक उतार दिया था। हमारे लाख जिद करने के बावजूद उसने हमसे किराया नहीं लिया था। वो तो हमें चाय पिलाने पर भी तुला हुआ था, लेकिन ये ज्यादती थी। मैंने और दुल्ले ने उसे जबरदस्ती अपने साथ नाश्ता करवाया और अगली सुबह मुलाकात का वादा करके उससे अलग हो गए। नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों ने गंगानगर के लारी अड्डे का रुख किया। इसी असना में मैंने गूंगा बने रहने में ही खैरियत जानी थी। उन लोगों की गुफ्तगू करने का मखसूस लहजा ज़हन नशीन कर रहा था। जब तक मुझे इस बात का यकीन न हो गया कि मैं यहाँ अजनबी और अलग अलग नजर नहीं आऊंगा, मैंने जुबान बंद रखी। मुझे लुधियाने जाना था। किस्तों में सफर करना ही महफूज तरीन था। हम एक बस में बैठे और अबूहर की तरफ चल दिए। गंगानगर से लुधियाना तक का सफर ऐसे ही था जैसे किसी ने लाहौर से फैसलाबाद जाना हो तो मुल्तान जाए और वहाँ से फैसलाबाद पहुँचे। अबूहर के बसों के अड्डे पर जैसे ही बस रुकी, मैंने दरवाजे पर नजरें दौड़ाई। वहाँ 2 सफेद कपड़ों में मलबूस इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी हर उतरने वाले को इस तरह घूर घूर कर देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि यही पाकिस्तान का जासूस है। हम अलग अलग उतरेंगे। मैंने दुल्ले के कान में सरगोशी की। वो मेरी बात का कोई जवाब दिए बगैर अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बस में खासा रश था जिसकी वजह से हर किसी को उतरने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने दुल्ले के उतरने का इंतजार किया। जब वो उतर गया तो मैं भी धक्कम पेल करता पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। नीचे उतरते वक्त मैंने जानबूझकर एक अधेड़ उम्र के सिख को कोहनी मारी थी। अंधा है क्या, उसने मेरे पीछे उतरते ही मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, क्षमा करना महाराज जी। मैंने भारतीय रस्म और रवाज के मुताबिक बड़ी आजिज़ी से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे इस अमल से कम अज कम मैं उन दोनों शिकारी कुत्तों की नजरों का सामना करने से महफूज हो गया था जो चारों तरफ जाल फैलाए शायद मेरे ही मुंतजिर थे। दुल्ले के लिए मामूल की बात थी। वो हालात से लापरवाह लारी से कुछ फासले पर बने एक खोखे से बेड़ियां खरीद रहा था। मैं भी उसके नजदीक पहुंचा। उसने मुझसे बात करना तो एक तरफ, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और अपने आप में मगन रहा। मैं भी उसके रवैये का मतलब बखूबी जान चुका था, इसलिए मैंने भी उससे पहले ही सिगरेट की एक डबिया खरीद कर वहाँ से हट जाना ही मुनासिब समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी कुछ फासले से उसके ताक़ुब में रवाना हो गया। इस अमर पर हम दोनों ही नजर रखे हुए थे कि कोई हम दोनों में से किसी का ताक़ुब तो नहीं कर रहा। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद जब दुल्ले को इस बात का यकीन हो गया कि हम महफूज हैं तो वो एक जगह खड़ा हो गया। उस तरफ लोगों की आमदोरफ्त कम ही थी, फिर भी मैंने खतरा मोल लेना मुनासिब न समझा। सत श्री अकाल जी, मैंने उसके करीब पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा। उसने भी जवाब में उसी खूबी से वही अमल दोहराया कि मैं इसकी शानदार एक्टिंग पर हैरान रह गया और लोगों की बात तो छोड़िए, खुद मुझे भी उसका यकीन होने लगा कि हम काफी अरसा बाद पहली मर्तबा मिल रहे हैं। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हुए हम बिलाकर एक होटल के करीब पहुंच गए। भारत में अमूमन 2 किस्म के होटल पाए जाते हैं। एक तो उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन यानी सब्जियां खाने वाले हैं और दूसरे उनके जो मीट खाने वाले हैं। मुसलमानों की गोश्तखोरी चूंकि मशहूर है, इसलिए हम लोग ऐसे होटलों में जाने का रिस्क कम ही लिया करते हैं, ख्वाहे वहाँ हिलाल गोश्त ही क्यों ना फरोख्त हो रहा हो। मैंने सरसरी नजरों से जायजा लिया। होटल के बाहर लिखा था प्रेम विष्णु ढाबा। विष्णु वो लोग होते हैं जो अंडा गोश्त वगैरह नहीं खाते और ऐसे मामूली दर्जे के होटल अमूमन ढाबा कहलाते हैं। दुल्ले ने जानबूझकर उस जगह का इंतखाब किया था क्योंकि यहाँ अमूमन गरीब लोग ही खाना खाते हैं
और ऐसे ढाबे ज्यादा मुश्तबा भी नहीं होते। प्रेम विष्णु ढाबे के एक कोने में रखी मेज पर बैठकर हमने आलू मटर का ऑर्डर दिया और जैसे ही एक मैले कुचैले कपड़ों वाला होटल का मुलाजिम जंग आलूदा चीनी की प्लेटों में खाना वहाँ रख कर गया, हम दोनों ही खाने पर टूट पड़े। रात भर के पैदल सफर और थकावट ने बुरा हाल कर दिया था। एक अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कदम बकदम गिरफ्तारी और मौत का खतरा। मैं अपनी हद तक तो यही कहूँगा कि मैं अपने ज़हन और जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को बरोकार ला रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही हमें जरा महफूज होने का एहसास हुआ, शदीद थकावट महसूस होने लगी थी। मैं आपसे अलग हो रहा हूँ, अल्लाह ताला आपका मिशन कामयाब करे। दुल्हे ने गुफ्तगू का आगाज किया। आमीन दोनों के मुँह से इकट्ठे ही निकला था। उसने एक मर्तबा फिर मुझे रास्तों की ऊंच नीच से आगाह किया, लारियों और ट्रेनों वगैरह में सफर के आदाब के मुतल्लिक आगाही दी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके के लोगों की आदात से आगाह किया। गो कि इन बातों का मुझे पहले से इल्म था, फिर भी मैं बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातें ज़हन नशीन कर रहा था। अच्छा दोस्त, फी अमान अल्लाह, उसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। दुल्ला वहीं रह गया, मैं बाहर निकल आया। हमारे अलग होने का यही तरीका सबसे बेहतर था। न उसे मेरी मंजिल का इल्म था, न मुझे उसके ठिकाने की खबर। अब मैं तन्हा और खुदा की जात, मेरा आज़म था और इसकी नजरे करम। फिर ढाबे से बाहर कदम रखने से पहले ही मैं अपनी ज़हनी तौर पर आम हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सारी थकावट न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी और मैं अपने आप को बिल्कुल चुस्त और तवाना महसूस कर रहा था। बसों का अड्डा यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन मैंने साइकिल रिक्शा पर ही जाने को तरजीह दी। साइकिल रिक्शा से मैं अड्डे के बाहर उतर गया। मुझे लुधियाना जाना था। यहाँ से बराह रास्त लुधियाना को बसें जाती थी, लेकिन मैंने उनके जरिए जाने क्यों सफर करना मुनासिब न समझा। मैं मोगा जाने वाली बस पर सवार हो गया। अबू हर से मोगा जाने वाली बसों की कोई चेकिंग नहीं होती थी। मैं 2 सवारियों वाली सीट पर बैठ गया। जानबूझकर मैंने खिड़की वाली सीट खाली छोड़ दी थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह वहाँ बैठने वाली सवारी ज्यादा तवज्जो बाहर के मनाजर देखने पर सर्व करेगी और मुझसे गुफ्तगू का मौका उसे कम ही मिलेगा। अभी मैं इस मरहले पर नहीं पहुंचा था कि भारतीय शहरियों से फ्री होकर गुफ्तगू करने लगूं, क्योंकि लाख तरबियत याफ्ता या होशियार चालाक होने के बावजूद भी मैं एक अजनबी था, एक पाकिस्तानी जासूस जिसने एक भारतीय शहरी का भेष बदल रखा था। दिल ही दिल में मैं दुआ कर रहा था कि खुदाया यहाँ कोई मेरे मतलब की सवारी ही बैठे। मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने एक सिख नौजवान को देखा जिसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल थी और शक्ल ही से अकल से कोरा नजर आ रहा था। वो खिड़की के करीब खाली जगह देखकर वहीं आ बैठा। उसके बैठने के चंद मिनट बाद ही लारी चल पड़ी। कहाँ जाओगे भाई? मैंने खुद ही गुफ्तगू का आगाज किया। मोगे, उसने मेरी बजाय दाएं हाथ वाली सीट पर बैठी लड़की पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। यार जाना तो मुझे भी वहीं है, पर मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ। क्या तुम वहीं के रहने वाले हो? हाँ। उसने अभी तक मेरी तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। फिर न जाने कैसे उसे इस बात का एहसास हो गया कि औरत का खामद उसके साथ न सिर्फ मौजूद है, बल्कि टिकटिकी बांधे उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहाँ जाएंगे आप? विगल सिनेमा, मैं बता दूंगा आपको, मेरे घर के नजदीक ही है। दरअसल मेरा चच्चा जाद वहाँ मशीन ऑपरेटर है, उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी दास्त में उसकी कमजोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहाँ की ग्लैमर से भरपूर फिजा देखकर मैंने यहाँ के नौजवानों की जज्बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? सिनेमा के हवाले से गुफ्तगू के जवाब में उसकी दिलचस्पी ने मुझे यकीन दिला दिया था कि तीर निशाने पर लगा है। मैं तो गंगानगर रहता हूँ, वो लुधियाने रहता है। मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। धन्यवाद, मैंने कहा। मोगा पहुंचने तक हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसी असना में रास्ते में जहाँ कहीं भी बस ठहरती वो हस्बे तौफीक कुछ न कुछ छाबड़ी फरोशों से खरीदता और मुझे भी साथ शामिल कर लेता। शाम को हम मोगे पहुंच गए। अब उससे जान छुड़वाने का मसला दरपेश था। रास्ते में मैंने उसकी मदद से मोगा का सारा नक्शा हिफ्ज कर लिया था। अच्छा सरदार जी, मुझे एक जरूरी काम करना है। कल आप 12 बजे वाले शो पर मुझे रीगल सिनेमा के दरवाजे पर अपना मुंतजिर पाएंगे। गोयल यारों का यार है, एक दफा तुम्हारा तारुफ करा दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें मोगे में सिनेमा की टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतना कहकर मैंने उसे सोचने का मौका ही न दिया और सत श्री अकाल कहकर फुर्ती से लारी अड्डे की भीड़ में गायब हो गया। अब मेरा जिस्म शिद्दत से आराम का तकाजा कर रहा था। मुसलसल सफर ने थका डाला था और आंखों में जलन के साथ साथ सर दर्द ने भी बुरा हाल कर दिया था। इस सूरत में सफर जारी रखना ख्वामुखा बुखार की मुसीबत को दावत देना था। मैंने जैसे तैसे अड्डे से बाहर बनी रेलवे लाइन अबूर की। अब मैं मोगा के मेन बाजार में दाखिल हो रहा था। यहीं एक मामूली से होटल को मैंने अपनी शब बिस्तरी के लिए मुंतखब कर लिया था। शाम के करीबन 6-7 बजे करतार होटल में दाखिल हुआ। उस होटल का मालिक एक रिटायर्ड डीएसपी था और मुझे बाद में इल्म हुआ कि वो पुलिस का खास अड्डा भी था। मोगा एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर है। इसके अलावा 1-2 होटल ही थे, लेकिन ये भी अजीब बात थी कि मैं सबसे पहले पहुंचा ही उस होटल में था।
होटल के नीचे एक हाल कमरा था जिसके ऊपर 3-4 कमरे बने हुए थे, जिनकी छतें साथ के दूसरे मकानों से मिली हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे अंदरूनी शहर मकानात होते हैं। कहाँ से आए हैं महाराज? हाल कमरे के कोने में शोकेस के पीछे कुर्सी पर बैठे एक खशखशी दाढ़ी वाले सिख ने मुझसे पूछा, जिसका चेहरा शोकेस पर रखे मिठाई के थाल के पीछे छुपा हुआ था। शोकेस जिससे वो काउंटर का काम भी ले रहा था, उसके एक कोने में उर्दू अखबार हिंदू समाचार रखा हुआ था। मशरकी पंजाब में अधेड़ उम्र के ज्यादातर सिख उर्दू अखबार ही पढ़ते हैं, इसलिए इस वक्त मेरे ज़हन में कोई शक पैदा न हुआ और यही मेरी गलती थी, जिसका खुमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा। जलंधर से आली मोहल्ला, मकान नंबर 34। मैंने रटा रटाया एड्रेस रजिस्टर्ड करवा दिया। यहाँ अपने दस्तखत कर दें। उसने 2-4 सवालात पूछने के बाद बिल्लाकर रजिस्टर मेरे सामने रख दिया। मैं तो अनपढ़ हूँ सरदार जी, ठीक है अंगूठा लगा दो। भाई क्या करें, कारोबारी ऐसा है, कार्रवाई मुकम्मल न हो तो पुलिस तंग करती है। उसने स्टैम्प पेपर खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने अंगूठा लगाकर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की। ओए मटोले, जा सरदार जी को ऊपर। उसने एक अजीबो गरीब वज़ाकता के मुलाजिम को आवाज देते हुए हुक्म दिया। कमरा क्या था? कुछ न पूछिए, उसे तो कमरा कहना ही कमरे की तौहीन थी। और सारी बातें एक तरफ, दरवाजा हार्डबोर्ड का था जिसमें कम अज कम 10 सुराख किए गए थे। ये होटल ज्यादातर गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होता था और दरवाजों में सुराख करके मुलाजिमीन को सहूलत मुहिम पहुंचाई गई थी। मैं होटल के वाहिद गुसलखाने में जा घुसा। नहा कर फारिग हुआ तो चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह खाए, 2 एस्पिरिन की गोलियां जहर मार की और गहरी नींद सो गया। सुबह मेरी आंख फजर के वक्त करीबी गुरुद्वारे से आने वाली आवाजों से खुली थी। हवाजे जरूरिया से फरागत के बाद मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया। सच है, ऐसे गैर यकीनी हालात में खुदा की जात ही मेरा वाहिद सहारा थी। मेरे कमरे के साथ बाकी 3-4 कमरे एक कितार की सूरत में बने हुए थे और इनके सामने एक तरफ ऊपर छत पर जाने का रास्ता था, जबकि दूसरे कोने में एक कमरे में होटल के मुलाजिमीन जमीन पर लेटे हुए थे। नीचे हाल में जाकर मैं नाश्ते का ऑर्डर देकर ऊपर आ गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ अचानक ठिठक कर रह गया। मेरे बिस्तर पर ताज़ा अखबार उर्दू जुबान का हिंदी समाचार रखा हुआ था। इर्द गिर्द कोई मौजूद न था। मुझे तो ये समझ आ गई थी कि ये चाल है और जाल में मुझे फांसा जा रहा है, लेकिन अपने पिछले रवैये पर गौर किया तो मुझे शक वाली कोई बात नजर न आई। मैं किसी हद तक मुतमईन हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गलती से अखबार यहाँ रख गया है। वहाँ किसी को मौजूद न पाकर और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने अखबार उठा लिया और सरसरी नजरों से उसका जायजा भी ले लिया। जिस वक्त होटल का मुलाजिम अचानक वहाँ पहुंचा तो मैं चारपाई पर अखबार पकड़े बैठा था। यार किसका अखबार यहाँ फेंक गए हो? मैंने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर कहा, माफ करना महाराज जी, दरअसल ये साथ वाले कमरे में जो लाला जी है ना, ये उनका अखबार था। लड़का गलती से फेंक गया, मैं यही लेने आया था। अपनी दास्त में तो मैंने उसे खुद पर शक करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन उसकी गहरी और काफी अंदर तक झांकने वाली नजरों को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता था। छठी हिस्स ने जैसे खतरे की निशानदेही की, मैंने उसके रवाना होते ही अपने मुख्तसर से सामान का जायजा लिया। मेरी कुल कायनात एक प्लास्टिक का और कपड़े का थैला था। फिर तो जैसे मैं थरा कर रह गया। किसी ने वाकई मेरे दोनों थैलों की तलाशी ली थी, लेकिन इतनी चालाकी के साथ कि किसी के वहमो गुमान में भी ना आ सके। दूसरे ही लम्हे में आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार था। मेरे पास मौजूद तमाम करेंसी तो पहले ही मेरी जेबों में मौजूद थी। मैंने बड़ी फुर्ती के साथ जूते बदले और तैयार होकर बैठ रहा। ये ठीक है कि मेरे सामान में कोई ऐसी जैसी चीज नहीं थी जिससे किसी को शक होता, लेकिन मुमकिनात पर नजर रखना हर जासूस का अवलीन फर्ज है। मुमकिन था कि उन्होंने वहाँ कोई मुश्तबा चीज देख ली हो या मुझे उर्दू अखबार पढ़ते किसी ने देख लिया हो। बहरा चाय लिए अंदर दाखिल हुआ। मैंने बड़े इत्मीनान से उसके हाथ से थाली थामी। यार जरा ये सिगरेट तो लाना, कहते हुए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 रुपए का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही वो नोट लेने आगे को झुका, एक ही वक्त में मेरे दाएं हाथ की जोरदार जरब उसकी कनपटी पर और घुटना उसके जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगा। मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त हाथ दिखा दिया था, क्योंकि वह किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह बगैर मुंह से आवाज निकाले मेरे बिस्तर पर आन गिरा। मैंने उसकी टांगे भी उठाकर ऊपर कर दी और वो बदबूदार कंबल जिसने सारी रात मेरा खून चूसा था उसको उड़ा दिया। दूसरे लम्हे में बड़ी फुर्ती से लेकिन बगैर आवाज पैदा किए होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था।